नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है नागद्वीप। और ये कॉमिक्स जो है मृत्युदंड का दूसरा भाग है। जिन्होंने इसके पहले भाग को नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में नागराज कॉमिक्स प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, और यहाँ पर सबसे ऊपर में इसके पहले के कॉमिक्स का संक्षिप्त में विवरण दिया गया है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ओह, तड़ित गोला छोटा होता जा रहा है, अब तो अंदर हिलने तक की भी जगह नहीं बची है। ओह, मेरा पैर! इन तड़ित सलाखों को छूते ही मेरा पैर जलने भी लगा और मुझे एक तेज झटका भी लगा। लेकिन मैं बचने के लिए करूँ भी तो क्या? मेरी कोई भी शक्ति इस तड़ित पिंजरे के अंदर काम नहीं कर रही है। ध्रुव कोई भी शक्ति अपने पास नहीं होते हुए भी ऐसी मुसीबतों से आराम से बच जाता है। अगर ध्रुव मेरी जगह होता तो वह क्या करता? मुझे ध्रुव की तरह सोचना होगा। ये पिंजरा विद्युत तरंगों द्वारा बना है, लेकिन इसका निचला हिस्सा जमीन को नहीं छू रहा है। आखिर क्यों? मतलब साफ है, अगर निचला हिस्सा जमीन के संपर्क में आ गया तो अर्थिंग हो जाएगी और सारी विद्युत तरंगें जमीन में समा जाएंगी। और अर्थिंग करने का सबसे अच्छा सामान है धातु, जो मेरी बेल्ट में लगे सांप के रूप में मौजूद है। मैं अगर इस धातु सर्प के एक छोर को जमीन में धंसा दूं और दूसरे छोर को इस विद्युत पिंजरे से स्पर्श करा दूं तो विद्युत तरंगों का ये पिंजरा जमीन में समा जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। अब मुझे गरलगंट को कोई और वार करने का मौका ही नहीं देना है। इसको मेरी विष फुंकार विचलित करती है। मैं तीव्र विष फुंकार के वार करके इसको संभलने ही नहीं दूंगा और फिर इसको इतना बेदम कर दूंगा कि जब मैं नगीना से निपटने सेंट्रल हॉल के अंदर जाऊं तो ये मेरा रास्ता ना रोक पाए। धड़ाक! नागराज ने गरलगंट को हराने के लिए वो रास्ता सोचा था जिससे वो मामूली गुंडों को हराता था, लेकिन गरलगंट यक्ष राक्षस था, कोई मामूली गुंडा नहीं। अब तू मेरी पकड़ से नहीं छूट सकता नागराज। मैं तुमको चूर चूर करके भस्म कर डालूंगा। राख का ढेर बन जाएगा तू। उफ, सारा शरीर जल रहा है। गरलगंट के हाथ गर्म होते जा रहे हैं और मेरा शरीर उस गर्मी से झुलसता जा रहा है। इसकी तंत्र शक्ति मेरी इच्छाधारी शक्ति को भी दबा रही है। क्या करूं? इसके माथे में धंसा ये अंकुश, ऐसा ही अंकुश तो नगीना के हाथ में भी था। शायद इसी कारण गरलगंट नगीना का गुलाम बना हुआ है। इसको निकालने से शायद गरलगंट गुलामी से मुक्त हो जाए। लेकिन मैं अपनी सारी शक्ति लगाने के बाद भी इस अंकुश को बाहर खींच नहीं पा रहा हूँ। इस अंकुश का संपर्क गरलगंट के शरीर से काटना होगा और ये काम मेरे सूक्ष्म सर्प कर सकते हैं। वे अंकुश के चारों तरफ बनी दरारों से अंदर घुसकर अंकुश को ढकेलेंगे और अंकुश का संपर्क गरलगंट के शरीर से कट जाएगा। अंकुश से गरलगंट के शरीर का संपर्क खत्म होते ही गरलगंट के होशो आवाज फिर से उसके काबू में आ गए। कितना मुक्त महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद नागराज। इस अंकुश को सिर्फ वही निकाल सकता है जिसके अंदर में ये धंसा हो, और वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि वो तो खुद दास बना हुआ होता है। तुमने अद्भुत बुद्धि का परिचय देकर मुझे इस अंकुश से आज़ाद किया है। मैं देव कालजयी के कारण तुमसे अपनी दुश्मनी भूल तो नहीं सकता, लेकिन इस उपकार के बदले मैं तुमको एक वरदान अवश्य दूंगा। नगीना ने वो अंकुश खास तौर से तुम पर काबू पाने के लिए मांगा था। मैं तुमको वरदान देता हूँ कि अंकुश बाकी सभी पर असर करेगा, लेकिन तुम पर नहीं। गरलगंट नाम की मुसीबत तो दूर हुई, अब देखूं कि नगीना अंदर क्या कर रही है। लेकिन अंदर ना तो नगीना थी और ना ही खजाना। खजाना कहाँ गया? यहाँ पर खाली स्टैंड्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। सौडांगी, शीतनाग कुमार, तुम दोनों ठीक तो हो ना? क्या हुआ था यहाँ पर? क्या नगीना ने तुम दोनों को भी गुलाम बनाने की कोशिश की थी? कहाँ गई नगीना? बताओ, नगीना खजाना लेकर कहाँ गई? नगीना? नगीना तो यहाँ पर आई ही नहीं। हमको तो नागपासा ने बेहोश किया था। नगीना आई थी सौडांगी, मेरी आंखों के सामने वो हॉल में घुसी। नागपासा? तुमने नागपासा का नाम लिया? हाँ नागराज, नागपासा यहाँ आया था।
अब समझा, यानी वो अस्थि सिर्फ नागपासा का भेजा हुआ सर्प था। नगीना और नागपासा दोनों ही यहाँ खजाना लेने आए और दोनों ही गायब हो गए। लेकिन खजाना कौन ले गया, शायद वेदाचार्य ये गुत्थी सुलझा सके। तुम दोनों मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ, अब यहाँ पर पहरा देने के लिए कुछ है ही नहीं। नागराज को इस बात का कतई अंदेशा नहीं था कि उसके मददगार पहले ही उससे दूर कर दिए गए हैं। भारती, दादा वेदाचार्य, आप कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं। बड़ा अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है घर में। शायद दोनों किसी काम से साथ बाहर गए हुए हैं। लेकिन दूसरे कमरे में कदम रखते ही, अरे ये क्या यहाँ पर कोई तूफान आया था? सारा कमरा उथल पुथल हो गया है। लड़ाई होने के चिन्ह साफ नजर आ रहे हैं, यानी यहाँ पर कुछ अनहोनी घटी है। दादा वेदाचार्य और भारती अपने आप कहीं नहीं गए, बल्कि उनको ले जाया गया है। लेकिन उनको ले कौन गया है और कहाँ पर ले गया है? उफ, मेरी उम्मीद की सारी डोरें टूटती जा रही है। खजाना गायब हो गया, साथ ही मेरे मददगार भी गायब हो गए। वो खजाना अब सरकार का है, उसको सरकार के पास वापस पहुंचाना मेरा फर्ज है। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि खजाना है कहाँ पर। इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई नहीं। खजाना कहाँ गया, यही सवाल केतुकी के दिमाग में भी उभर रहा था। नगीना गायब हो गई गुरुदेव, खजाना लेकर गायब हो गई। वो आखिर खजाना लेकर कहाँ गई होगी? खजाने की फिक्र छोड़ और ये अंकुश निकालने में मेरी मदद कर। कम वक्त हिल भी नहीं रहा है। खजाने को तो मैं दोबारा भी पता लगा लूँगा। इतनी शक्ति क्यों व्यर्थ कर रहे हो गुरुदेव? अंकुश अगर नहीं खींच रहा है तो नागपासा जी के मस्तिष्क का मांस काटकर उसे निकाल लीजिए। इनका कटा हुआ टुकड़ा तो फिर से जुड़ जाएगा। वाह केतुकी, शाबाश, क्या रास्ता सुझाया है। अंकुश शरीर से निकलते ही नागपासा जैसे नींद से जाग उठा। मैं यहाँ कैसे आ गया गुरुदेव? हमने बुलाया तुझे, वरना अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए तूने तो अपने आप को नगीना का दास बना लिया था। मैंने उसको मरा हुआ समझ लिया था गुरुदेव, लेकिन आप तो पांडुलिपि ले आए हैं ना? वो मैं पांडुलिपि तो नहीं ला पाया, लेकिन उन दिमागों को ज़रूर ले आया हूँ जिनमें पांडुलिपि की बातें बसी हुई है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मणियों का जिक्र चल रहा था। वे बगैर त्रिफन्ना सर्प की मूर्ति के बेकार हैं और वो मूर्ति किसी कालदूत के पास है। और इस बुढ़े की बातों से मुझे ऐसा लगता है कि ये कालदूत को जानता है। ये बताएगा हमें कालदूत का पता, वरना मरेगा तड़प तड़प कर। बोटी बोटी कर दे तो भी नहीं बताऊंगा गुरुदेव। गद्दारों के खानदान से तू संबंध रखता होगा, वेदाचार्य नहीं। बोटी बोटी तो करूंगा, ज़रूर करूंगा, लेकिन तेरी नहीं, तेरी पोती की बोटियां करूंगा और उसकी हर चीख के साथ तेरी स्वामी भक्ति का नशा उतर जाएगा। नागपासा। इशारा पाते ही नागपासा के हाथ में एक कोड़ा चमक उठा और चटाक। भारती, रुको रुको नागपासा, इनको कुछ मत बताइएगा दादाजी। मेरी जान की खातिर अपनी जुबान मत खोलिएगा। आपसे ये जो कुछ भी जानेंगे उसका प्रयोग नागराज की जान लेने के लिए अवश्य करेंगे। मेरी जान का सौदा नागराज की जान से मत करिएगा, मत करिएगा दादाजी। सड़ाक। नागराज की जान का सौदा? हाँ, अच्छा रास्ता सुझाया तूने लड़की। तेरी जान का सौदा नागराज की जान से नहीं हो सकता, लेकिन नागराज की जान का सौदा तो तेरे दादा की जुबान खुलवा सकता है ना? मैं नागराज को मारूंगा, तेरी आंखों के सामने मारूंगा, फिर तेरे दादा की जुबान कैंची की तरह चलेगी। खच खच खच। केतुकी, रक्त बीज को बुलाओ। नहीं गुरुदेव, ये अनर्थ मत करो। रक्त बीज को मत बुलाओ। बुलाना तो पड़ेगा ही वेदाचार्य। मैं जानता हूँ कि रक्त बीज का प्रयोग मैं जीवन में सिर्फ एक बार ही कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त रक्त बीज ही मेरा काम कर सकता है। अगर तू नहीं चाहता कि मैं रक्त बीज को नागराज के पीछे भेजूँ तो खोल दे जुबान, बता दे मुझे कि कहाँ पर है कालदूत जिसके पास है त्रिफन्ना। नहीं दादाजी, इसके बहकावे में मत आइए। रक्त बीज हो या रक्त पेड़, नागराज उसे उखाड़ फेंकेगा। नहीं भारती, रक्त बीज को तुम उस शस्त्र के समान समझ दो जिसका वार मेघनाथ ने लक्ष्मण पर किया था। रक्त बीज का असर कभी खाली नहीं जाता, वो काम करके ही लौटता है।
इस बार वो नहीं लौटेगा दादाजी। गुरुदेव की गीदड़ भभकियों में मत आइए। गीदड़ भभकी? मैं गीदड़ भभकी हूँ? लो तो देख, मैं तेरे लिए खास सजीव दर्शन का इंतजाम करता हूँ। देख कि कैसे मरता है नागराज, वेदाचार्य का स्वामी। जब अपनी जुबान खोलने का मन हो तो मुझे बता देना वेदाचार्य, रक्त बीज को मैं उसी समय रोक लूंगा। जा रक्त बीज, मिटा दे नागराज नाम के कीड़े को। ये क्या कर रहे हैं गुरुदेव? अगर नागराज ने रक्त बीज को हरा दिया तो फिर ये जुबान कभी नहीं खोलेंगे। रक्त बीज हार ही नहीं सकता केतुकी, और अगर वो हार भी गया तो भी बाजी हम ही जीतेंगे, तो बस देखता जा। नागराज की वेदाचार्य और भारती से संपर्क करने की हर कोशिश बेकार साबित हो रही थी। क्रिंग क्रिंग। मैंने ध्यान योग द्वारा भी भाट मैंने ध्यान योग द्वारा भी दादा वेदाचार्य और भारती को ढूंढने की कोशिश कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे जहां पर भी हैं शायद मेरी योग तरंगें वहां पहुंच नहीं पा रही है। उफ, ये टेलीफोन ध्यान भंग कर रहा है। हेलो राज। राज डियर। राज, मैं निशा। मैडम कहाँ है और तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? मैडम ने कुछ काम से बुलाया था, लेकिन फिर किसी दूसरे ज़रूरी काम से बाहर चली गई हैं। ज़रूरी काम तो मुझे भी है। मुझे एक कैमरा टीम चाहिए किंग्सने सर्कल जाने के लिए। वहां पर एक भयानक दैत्य नागराज नागराज चिल्लाता हुआ तोड़फोड़ मचा रहा है, लेकिन नागराज ना जाने कहाँ पर है। तो तुम कैमरा टीम ले जाओ, मैं मैडम से कह दूंगा। ओके बाय। उफ, मेरे जासूस सर्पों ने मुझे मानसिक तरंगें ज़रूर भेजी होगी, लेकिन मैं ध्यान योग में इतना गहरा डूबा हुआ था कि वे तरंगे मुझ तक पहुंची ही नहीं होंगी। लेकिन ये हो क्या रहा है? महानगर में एक के बाद एक आफतें आखिर आ कहाँ से रही है? अब तो नगीना या नागपासा खजाना ले भी जा चुके हैं। अब कौन मेरे पीछे पड़ गया है? रक्त बीज। नागराज, सामने आ नागराज। कड़ाक। ले, आ गया नागराज। और ये भी जान ले कि नागराज ने सिर्फ इंसानी जानें ना लेने की कसम खाई है, तेरे जैसे शैतान की जान ना लेने की कसम नहीं खाई है। मैंने भी एक कसम खाई हुई है नागराज, सदियों पहले जब तेरे लकड़दाता दैत्य रक्त बीज का वध काली ने किया था, तो मैंने रक्त बीज ने ये शपथ ली थी कि मैं किसी शत्रु की जान को बगैर लिए वापस नहीं जाऊंगा। यही मेरा बदला है और यही मेरा काम है। धड़ाक। तू वापस तो जाएगा रक्त बीज, ज़रूर जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं जहाँ से तू आया है, बल्कि वहाँ जहाँ तेरे लकड़दादा दैत्य रक्त बीज तेरा इंतजार कर रहा है, नर्क में। थप। रक्त बीज को नर्क जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ पर जाता है एक नया नर्क बना देता है। जैसे आज इस नगर को मैं नर्क बनाऊंगा ताकि तेरी आत्मा को कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके सींग तो मुझे असहनीय पीड़ा पहुंचा रहे हैं। मैं इच्छाधारी कणों में बदलने के लिए अपना ध्यान तक केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं। देख अंधे, देख, तड़पता हुआ नागराज। पर तू कैसे देखेगा? पर्दे पर आ रहे दृश्य को तू देख नहीं सकता। बता लड़की, बता इसे कि नागराज कैसे तड़प रहा है। क्या हो रहा है? बता बता भारती, क्या नागराज हार रहा है? बोलो भारती, बोलो। रक्त बीज के सिंह नागराज के शरीर में घुस गए हैं दादाजी, लेकिन नागराज बचेगा, ज़रूर बचेगा। उसके पास कई शक्तियां हैं, वो बचेगा दादाजी। भारती को जो नागराज पर विश्वास था वो गलत नहीं था। नागराज नागरस्सी द्वारा अपने शरीर को गुलेल में थमे पत्थर की तरह खींच रहा था, और फिर नागरस्सी को ढीला छोड़ते ही सींगों में पैदा तनाव भी खत्म हो गया, और एक झटके से हवा में उड़ता नागराज का शरीर सींगों की कैद से आज़ाद हो गया। देख गुरुदेव, देख, नागराज आज़ाद हो गया है। अब वो रक्त बीज को जिंदगी की कैद से आज़ाद कर देगा, तो बस देखता जा बगैर पलक झपकाए। नहीं, नागराज मरेगा। उसके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये कि वेदाचार्य मुझे कालदूत का पता बता दे। नागराज ने भौचक्के से खड़े रक्त बीज पर वार करने का मौका नहीं गंवाया। फूं। उफ, ये विस्फुंकार। मुझे मितली आ रही है। मैं तेरी मितली बाहर निकालने में तेरी मदद करता हूँ रक्त बीज। ध्वंसक सर्पों के हमले ने रक्त बीज के पैर जमीन से उखाड़ दिए। बड़ाम। खच।
ले गुरुदेव, खत्म हो गया तेरा रक्त बीज। नागराज ने इस बीज को पौधा बनने तक का मौका नहीं दिया। कमाल कर दिया तुमने नागराज, इतने भयंकर दिखने वाले प्राणी को इतनी आसानी से खत्म कर दिया। लेकिन तुम घटनास्थल पर देर से क्यों पहुंचे? किस चीज ने रोक रखा था तुमको? वो दरअसल निशा, मुझे इसकी खबर ही तुमसे मिली। मुझसे? मैंने तुमसे कब बात की? वो तुमने अभी फोन किया था ना? ओ, राज को। राज ने ही मुझे खबर दी। कौन? रक्त बीज। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी लाश तो मेरे पैरों में पड़ी है। नागराज, इसके खून में कुछ खास बात है। इस खून से और भी रक्त बीज पैदा हो रहे हैं। तू शायद धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ता है नागराज, वरना तू जान जाता कि हमको रक्त बीज कहते ही इसलिए हैं क्योंकि हमारे रक्त से ही कई सारे रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। मेरे लक्कड़ दादा रक्त बीज को तो तूने खून का संपर्क धरती से होने पर और रक्त बीज पैदा होते थे, लेकिन मेरा रक्त तो हवा के संपर्क में आने से भी नए रक्त बीज पैदा कर देता है। धड़ाक। मैंने पुराने पढ़े हैं रक्त बीज, और इसलिए मैं जानता हूं कि देवी काली ने रक्त चाट चाट कर तेरे लकड़ दादा का विनाश कर दिया था, और यही काम मेरे सर्प करेंगे। कोशिश करके देख ले नागराज, असफल रहेगा, क्योंकि हम रक्त बीजों के शरीर में इतना रक्त है कि उसके नदी में तेरे सारे सर्प डूब मरेंगे। चाटना तो दूर की बात है। देखा लड़की, यह है रक्त बीज की असली शक्ति। इसके रक्त से सिर्फ और रक्त बीज ही नहीं पैदा होते, बल्कि हथियार भी पैदा होते हैं जिनसे यह नागराज की बोटी बोटी काट देगा। नागद्वीप में जनता महात्मा कालदूत की घोषणा से हतप्रभ रह गई थी। नगीना अब हमारी महारानी नगीना बनेगी। ये दुष्टा। धीरे बोल, ये महात्मा कालदूत का निर्णय है। जो इसका विरोध करेगा उसको महात्मा से टकराना होगा। हम आपके निर्णय का विरोध तो नहीं करते महात्मन, लेकिन अगर नगीना महारानी बनेगी तो हम इस द्वीप पर नहीं रहेंगे। हम भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, हम सब जाएंगे। खामोश मूर्खो, जब यहाँ पर कोई रहेगा ही नहीं तो नगीना क्या पत्थरों पर राज करेगी? अब तुम सब बगैर मेरी आज्ञा के कहीं नहीं जाओगे। सबके शरीर में एक एक अंकुश आकर धंसता चला गया और पूरी प्रजा नगीना की गुलाम बनती चली गई। इस अचंभित कर देने वाले दृश्य को कोई और भी छिप कर देख रहा था। मैं सामने नहीं जा सकता क्योंकि कालदूत ने मुझे द्वीप निकाला दिया हुआ है, वरना मैं राजतांत्रिक विसंदर नगीना को नागद्वीप कभी हड़पने नहीं देता। लेकिन इसने तो नागद्वीप को हड़पने के साथ साथ कालदूत को भी अपना गुलाम बना लिया है। आखिर ये चमत्कारी अंकुश इसके हाथ लगा कैसे? मुझे नगीना को रोकना होगा, लेकिन अगर मैं सामने गया तो कालदूत मुझे मार डालेगा। क्या करूं? किससे मदद लूं जो नगीना को नागद्वीप को हड़पने से रोक ले? वरना मेरा नागद्वीप का सम्राट बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अरे कोई तो रोको इस नगीना को। मैं तेरे इस घिनौने षड्यंत्र को रोकूंगी नगीना। महात्मा कालदूत को अपनी चाल में फंसाकर और नागद्वीप की प्रजा को अपना गुलाम बनाकर तो कभी सम्राज्ञी नहीं बन सकती। नागद्वीप की प्रजा की रक्षा करना मेरा दायित्व है और मैं इस कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूंगी। बिसर्पी, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। ला, अब ये राजदंड मुझे दे दे। ये राजदंड ही नागद्वीप के खजाने की चाबी है और ये राजदंड ही मेरे सम्राज्ञी होने की निशानी भी है। कभी नहीं नगीना, तू ऐसे नहीं मानेगी। ले, मैं तुझे भी अपना गुलाम बना लेती हूँ। नहीं नगीना, तू वार नहीं नगीना, तू वार नहीं करेगी। ये क्या हो रहा है? मैं अंकुश को वार करने का आदेश क्यों नहीं दे पा रही हूँ? क्योंकि तुझे द्वीप निकाला ज़रूर मिल चुका है नगीना, लेकिन फिर भी तू नागद्वीप वासी ही है और इस नाते तू मेरी प्रजा भी है और राजदंड धारक का आदेश मानने के लिए हर नागद्वीप वासी बाध्य है। अब तू ये अंकुश मुझे दे दे नगीना। अंकुश मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। नागा अर्जुन, रोको बिसर्पी को। बाण हवा में सनसना उठा, लेकिन राजदंड को पार करने का साहस ना कर सका। राजदंड की तंत्र शक्ति के सामने नागद्वीपवासी तो क्या, इस संसार का कोई भी प्राणी खड़ा नहीं हो सकता। नगीना, छोड़ दे ये हट और दे दे मुझे अंकुश।
वरना राजदंड ने नागार्जुन को तो सिर्फ सिलाया है, तुझे तो ये हमेशा के लिए सुला देगा। तेरा राजदंड सभी पर असर करेगा विसर्पी, लेकिन उस पर नहीं जिसने ये राजदंड बनाया है, कालदूत ने। कालदूत, खत्म कर दो विसर्पी को, इसके खत्म होते ही राजदंड अपने आप मेरा हो जाएगा। नहीं महात्मा, आप वचन से बंधे हुए हैं। नागद्वीप के शासक की बात मानने के लिए आप बाध्य हैं, और इस वक्त मैं नागद्वीप की शासक हूँ। रुक जाइए महात्मन, वहीं रुक जाइए। विसर्पी ये भूल रही थी कि वो पूर्ण शासक नहीं थी, और इसलिए कालदूत अपने वचन से बंधे हुए भी नहीं थे। वैसे भी गरलगंड की अंकुश शक्ति राजदंड की शक्ति से कहीं ज़्यादा ताकतवर थी। तड़ाक गिर गया तेरा राजदंड। अब सब जाओ, टूट पड़ो इस पर, बोटी बोटी कर दो इसकी। चारों तरफ से गुलाम दुश्मन बढ़ते चले जा रहे थे और भागने का कोई रास्ता नहीं था। नागद्वीप से दूर महानगर में नागराज जिंदगी और मौत के बीच में दूरी बनाए रखने की भरकस कोशिश कर रहा था। काम बहुत टेढ़ा है, मुझे सारे रक्त बीजों को खत्म करना होगा बगैर इनका एक भी बूंद खून बहाए, और ये काम मुझे अपनी जान रहते हुए पूरा करना होगा। कम से कम मेरी सर्प शक्तियाँ इस पर बेअसर साबित नहीं हो रही है। काम मुश्किल नहीं, असंभव था, क्योंकि अब रक्त बीजों के हाथों में धारदार हथियार भी चमक रहे थे जो उनके खून से ही पैदा हुए थे। खच! बचना होगा, मुझे भागना होगा। भाग कर तू बचेगा नहीं नागराज, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ पर हम भी पहुँच जाएंगे। रक्त बीजों के पकड़ पाने से पहले ही नागराज स्विमिंग पूल में कूद चुका था। इसका रक्त अगर पृथ्वी और हवा के संपर्क में आ जाए तो नए रक्त बीज पैदा होने लगते हैं। शायद रक्त के पानी के संपर्क में आने से ऐसा ना होता हो। रक्त बीजों ने नागराज के पीछे आने में समय व्यर्थ नहीं किया और नागराज को वार करने का मौका मिल गया, लेकिन पानी में भी नए रक्त बीज पैदा हो रहे हैं। मैं यहाँ पर भी इनकी गर्दनें नहीं काट सकता। अब नागराज चूहे की तरह स्विमिंग पूल के अंदर फंस गया था। रक्त बीजों की फौज उसे सांस लेने तक के लिए सतह पर नहीं जाने दे रही थी। अब अंत आ गया नागराज का, लेकिन नागराज को मैं वहां पर नहीं यहाँ पर लाकर मारूंगा, तुम्हारी आंखों के सामने। तब खुलेगी तुम्हारी जुबान। गुरुदेव ने यंत्रों से कुछ छेड़छाड़ की और अगले ही पल, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ भारती, बताओ मुझे क्या हुआ। गुरुदेव ने रक्त बीज के साथ नागराज को भी यहाँ पर प्रेषित कर दिया है और नागराज अचेत अवस्था में है। अचेत अवस्था में? अगर ऐसा है तो मुझे कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ है नागराज, कहाँ है? मैं तुझे ये दृश्य देखने नहीं दूंगा वेदाचार्य। नागराज और तेरे बीच में फिलहाल एक तंत्र दीवार है। तुझे तो मैं नागराज का सिर्फ हिस्सा दिखाऊंगा, उसका कटा हुआ सिर। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तो फिर बता दे मुझे कालदूत का पता, त्रिफन्ना का पता बता, वरना नागराज की गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। बता दीजिए दादाजी, बता दीजिए। नागराज की जान के सामने किसी भी जानकारी की कीमत कुछ नहीं है। रुक जाओ गुरुदेव, रुक जाओ। भारती की आंखों के जरिए ही सारा दृश्य देख रहे थे वेदाचार्य। भारती की सलाह मानने को विवश हो उठे। पहले वादा करो कि तुम नागराज को कोई हानि नहीं पहुंचाओगे, फिर मैं तुमको कालदूत का पता बताऊंगा। मुझे नागराज की जान नहीं, त्रिफन्ना चाहिए। बख्श दी मैंने नागराज की जान। अब बता, कालदूत तुमको नागद्वीप में मिलेंगे। नागद्वीप 63 डिग्री अक्षांश और 9 डिग्री देशांतर पर स्थित एक गुप्त द्वीप है। शाबाश, मैंने कहा था ना केटुकी कि रक्त बीज हारे या जीते, जीत हमारी ही होगी। खच! तो तुमने नागराज को मार डाला, कमीने। काश मैं ऐसा कर पाता। क्या मतलब? मतलब ये कि ये नागराज और रक्तबीज नकली है। असली रक्तबीज और नागराज तो अभी भी लड़ ही रहे हैं। ना जाने कौन जिंदा बचेगा। खैर, कोई भी बचे, मेरा काम तो हो गया। अपने ही दुश्मन नगीना से सीखी चाल काम आ गई। इसलिए मैं नागराज की तरंगे ग्रहण नहीं कर पा रहा था। प्रतिरूप तरंगे छोड़ते ही नहीं है। तूने धोखा किया है गुरुदेव, इस धोखे की सजा तुझे जरूर मिलेगी। सजा नहीं, इनाम मिलेगा वेदाचार्य। त्रिफन्ना सर्प की मूर्ति के रूप में, और तुझे मिलेगी मौत केटुकी के हाथों। चलो नागपासा, हमको जल्दी से जल्दी नागद्वीप पहुंचना है। कालदूत से त्रिफन्ना हासिल करना है और उसके बाद नगीना को ढूंढकर उससे मनिया हासिल करनी है।
आखिर तेरा अंत आ ही गया था। आखिर तेरा अंत आ ही गया बुड्ढे, मरने को तैयार हो जा। पहले तेरी पोती मरेगी और फिर मरेगा तू। नागराज अभी तक रक्त बीजों की फौज से ही जूझ रहा था। मैं इनके चंगुल से इच्छाधारी कणों में बदलकर बड़े आराम से निकल सकता हूँ, लेकिन मुझे ये काम तब तक नहीं करना है जब तक आखिरी रक्त बीज भी इसी स्विमिंग पूल में नहीं आ जाता। दम घुट रहा है, लेकिन मैं सतह पर सांस लेने के लिए नहीं जा पा रहा हूँ। ऊपर कोई रक्त बीज नजर नहीं आ रहा है, यानी सारे रक्त बीज अब मुझे घेरने के लिए स्विमिंग पूल में कूद चुके हैं। अब सबसे पहला काम इनके चुंगल से छूटना है, और ये काम मेरी विष फुंकार कर सकती है, जो पानी में घुलकर इनको कुछ पलों के लिए अचेत कर देगी। और इन कुछ पलों में ही मैं इच्छाधारी कणों में बदलकर स्विमिंग पूल से बाहर निकल जाऊंगा और ऊपर से जा रहे इस हाई टेंशन केबल को तोड़कर स्विमिंग पूल में डाल दूंगा। पानी में दौड़ पड़ी तेज करंटों ने कुछ ही पलों में तड़पते रक्त बीजों के शरीर में दौड़ रहे खून को जमा दिया। नागराज ने बगैर खून बहाए रक्त बीजों को नष्ट कर दिया था। इनके मृत शरीर फिर से एक होकर गायब हो रहे हैं, और मेरे सामने फिर से वही सवाल खड़ा हो गया है कि इसको किसने भेजा। इस खामाखा की लड़ाई से किसको क्या फायदा हुआ है। इस घटनाक्रम का एक अध्याय नागद्वीप में खेला जा रहा था। बिसर्पी को चारों तरफ से घेरा जा चुका था। भागने या बचने के सारे रास्ते बंद हैं। अब तो कोई चमत्कार ही मुझे बचा सकता है। चमत्कार पास में ही मौजूद था, नागद्वीप के राजतांत्रिक बिसंधर के रूप में। बिसर्पी को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बिसर्पी ही ऐसी एकमात्र आशा है जो नगीना को नागद्वीप हड़पने से रोक सकती है। अगले ही पल वो तांत्रिक बाउंडर बिसर्पी को भीड़ के बीच से ही उठा लिया। ये क्या हो रहा है? ये किसकी हरकत है? किसने साहस किया है नगीना के मुंह से शिकार छीनने का? देखते ही देखते बवंडर बिसर्पी को दूर उड़ा ले गया। बिसर्पी भाग नहीं सकती, उसको ढूंढो। नागद्वीप के चप्पे चप्पे पर फैल जाओ और देखते ही बिसर्पी को खत्म कर दो। जाओ। और तब तक मैं उस राजदंड की चाबी से खजाने का दरवाजा खोलती हूँ। अरे, मैं इस दंड को उठा क्यों नहीं पा रही हूँ? ये दंड मुझे सम्राज्ञी क्यों नहीं मान रहा है? नागद्वीप की प्रजा ने मुझे दिल से सम्राज्ञी नहीं माना है, मजबूरी बस माना है। मेरे तंत्र अंकुश की शक्ति के कारण अभी तक राजदंड पर बिसर्पी की इच्छा शक्ति हावी है। बिसर्पी के मरने के बाद ये स्वतंत्र हो जाएगा, तब मैं इस पर अधिकार जमा सकूंगी। यानी बिसर्पी को मरना होगा, मरना होगा। बिसर्पी ने फिलहाल मौत को दूर टाल दिया था। उस रहस्यमय बवंडर ने मुझे एक मौका दे दिया है, और उस मौके को मैं खोऊंगी नहीं। नगीना को अब सिर्फ एक शख्स रोक सकता है, नागराज। अगर नगीना खजाना ले गई है तो उसको ढूंढने में महात्मा कालदूत मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं उनसे भी मानसिक संपर्क बनाने में विफल हो रहा हूँ। सारे संपर्क सूत्र एक एक करके कट रहे हैं, लेकिन ये स्थिति हमेशा ऐसी ही नहीं रहेगी। कुछ ना कुछ नया जरूर घटेगा, और वो भी जल्दी। घटनाएं तो इस वक्त भी घट रही थी। बिसर्पी नागराज की तरफ बढ़ रही थी और मौत भारती की तरफ। रुक जा केतुकी, मुझे अपनी जान लेने पर मजबूर ना कर। अब मैं संभल गया हूँ। शांति से हमें आजाद कर दे, वरना तू पछता भी नहीं सकेगा। गीदड़ भपकी मत दे वेदाचार्य। अगर कुछ कर सकता है तो करके दिखा, वरना चुपचाप अपनी पोती की जान निकलती हुई देख। धड़ाक। ये क्या हो रहा है? कौन मार रहा है मुझे? ओह, वही हो रहा है जिसका मुझे हमेशा से डर था। जरूर केतुकी ने भारती पर ऐसा घातक वार किया होगा जिससे उसके प्राण निकलने वाले ही होंगे, और ऐसा होने पर इसको आना ही था। लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं चाहता। चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन इसकी मदद मैं कबूल नहीं कर सकता। रुक जाओ अग्रज, हमको तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है। वेदाचारी की चीख के जवाब में एक पारदर्शी आकृति हवा में उभरने लगी। भारती को जो नुकसान पहुंचाएगा वो नहीं बचेगा। भारती मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। हमको तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। चले जाओ, अपनी दुनिया में वापस जाओ। भारती को मैं बचाऊंगा। ठीक है, मैं आपको एक मौका ज़रूर दूंगा, लेकिन असफल होने पर आप मुझको नहीं रोकेंगे। भारती के बचने तक मैं यहीं पर रहूँगा, अदृश्य रूप में।
केतुकी अपनी जान बचाने के चक्कर में कुछ भी समझ नहीं पाया था। तूने मुझ पर कोई तिलस्मी चाल चली है बुड्ढे, अब मैं तुझे दूसरा मौका नहीं दूंगा। जिस दीवार पर तू बंधा है उसको इतना गर्म कर दूंगा कि दीवार तेरी चिता बन जाएगी, और यही हाल तेरी पोती का भी होगा। जल बेदाचारे जल, तेरी हड्डियां गंदे नाले में बहा दूंगा। दीवार का तापमान तेजी से बढ़ने लगा और उसी पल बेदाचारे ने अपनी रुद्राक्ष की माला तोड़ दी। मैं तापमान इतना बढ़ा सकता हूँ कि तू पल भर में भस्म हो जाए, लेकिन तुझे तो तड़प तड़प कर मरना है, तड़प तड़प कर। धड़ाक। अब ये क्या मुसीबत आ गई। ये मेरा तिलस्मी प्राणी है केतुकी, जिसको मैंने अपने अपने पास रुद्राक्ष की माला के रूप में रखा हुआ था। इसका प्रयोग अब मैं दोबारा नहीं कर सकता, लेकिन इसका दोबारा प्रयोग करने की ज़रूरत मुझे पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि ये तेरा काम तमाम करने के लिए काफ़ी है। इस वक्त तो गुरुदेव की प्रयोगशाला में है बेदाचारे। यहाँ पर ऐसे प्राणियों से निपटने का पूरा सामान मौजूद है। ये ज़्यादा देर तक मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। गलत, इसके सामने तू ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा केतुकी, क्योंकि मैं इसको इस तरफ जाने ही नहीं दूंगा जिस तरफ इसको नष्ट करने वाले यंत्र मौजूद हैं। इसी दौरान नागद्वीप में बिसर्पी की जिसने मदद की है उसको तो मैं बाद में ढूंढकर दंड दूंगी। फिलहाल तो देखूं कि बिसर्पी इस वक्त कहाँ पर है। नागद्वीपवासी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। ए मेरे तांत्रिक मूड, दिखा मुझे कि बिसर्पी इस वक्त कहाँ पर है, ढूंढ उसको। मोंड की आंखों में एक दृश्य उभरने लगा और नगीना चौंक उठी। बिसर्पी समुद्र में तैरकर महानगर की तरफ जा रही है। जरूर ये नागराज के पास जा रही है उससे मदद लेने, और नागराज भी गरलगंड के हाथों मरने से बच गया है। अगर बिसर्पी नागराज से मिल गई और नागराज यहाँ पर आ गया तो कुछ भी हो सकता है। नागद्वीप का राज मेरे हाथों से जा सकता है। एक ही हल है, बिसर्पी को मरना होगा। उसके मरने के बाद राजदंड मेरे हाथ में आ जाएगा और फिर नागराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन नागराज के सामने बिसर्पी को कौन मार सकता है? किसमें है इतना दम, किसमें? हाँ, कालदूत के सामने नागराज टिक नहीं पाएगा। कालदूत, महानगर जाओ और बिसर्पी को खत्म कर दो, और जो तुमको रोकने की कोशिश करे उसको भी मार डालो। जो आज्ञा स्वामिनी, बिसर्पी नहीं बचेगी। कालदूत जा रहा है। अब इससे पहले कि नगीना मुझे ढूंढ ले, मुझे नगीना को काबू में करना होगा, और उसका यही मौका है। तुम लोग तो मानव लगते हो, इच्छाधारी नाग तो हो नहीं, फिर इस निश्चित क्षेत्र में कैसे आ गए? जानते नहीं इस द्वीप में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित हो। इस द्वीप में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। तुम कौन हो और कालदूत हमको कहाँ मिलेगा? कमाल है, जवाब देने के बजाय सवाल कर रहा है, और वो भी राजतांत्रिक विसंधर से। सबक देना ही पड़ेगा। देख, उड़ गए इसके चित्रे। अब इससे पहले कि तेरा भी यही हाल करूं बुड्ढे, मेरे सवाल का जवाब दे दे। सवाल पहले मैंने किया है, जवाब पहले तुम दोगे, और वो भी जल्दी, क्योंकि हो सकता है थोड़ी देर बाद तुम जवाब देने के काबिल ही ना रहो। धड़ाक। तो तुम लोग कौन हो? इसके तो चिरथिरे तक आपस में फिर से जुड़ जाते हैं। तुम लोग मामूली लोग नहीं हो। कालदूत से टकराने की इच्छा रखने वाले मामूली नहीं हो सकते। मुझे माफ़ी दे दो, मैं सब कुछ बताऊंगा। पूछो क्या पूछना है। कालदूत कौन है और वो हमको कहाँ मिलेगा? और नागद्वीप में इतनी हलचल क्यों है? अगर तुम 2 पल पहले आ जाते तो कालदूत के दर्शन खुद ही कर लेते। और रही हलचल की बात, तो नगीना ने सबको यहाँ की राजकुमारी बिसर्पी की खोज में भेजा है, उसे ढूंढकर मार डालने के लिए। नगीना यहाँ पर है? वाह, लेकिन वो बिसर्पी को मारना क्यों चाहती है? बिसंधर राजा मणिराज की वर्षी से सारा घटनाक्रम सुनाता चला गया। ओह, यानी वो राजदंड ही नागद्वीप के खजाने की चाबी है, और उसको वही उठा सकता है जो नागद्वीप का शासक होगा। फिर तो हमको राजदंड से काम है, कालदूत से नहीं। लेकिन बिसर्पी के मरने से तो नगीना शासक बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? हमको बिसर्पी को बचाने महानगर जाना चाहिए।
मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। बिसर्पी बच गई तब तो वो शासक बनी ही रहेगी। हमको कोई और रास्ता ढूंढना होगा। ऐसा रास्ता तलाश करना होगा कि जो नगीना और बिसर्पी दोनों को मात दे दे, जो हमको नागद्वीप का शासक बना दे और राजदंड को हमारे हाथों में सौंप दे। ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ये असंभव है, एकदम असंभव। राजा मणिराज, हाँ, तुमने अभी बताया कि उसके राख से भरा हुआ अस्थि कलश अभी भी उसकी समाधि पर रखा हुआ है। हाँ, लेकिन उससे क्या? हमको तुरंत वहाँ लेकर चलो। अब नागद्वीप के शासक हम बनेंगे, चाहे बिसर्पी जिंदा बचे या नहीं। चाहे बिसर्पी जिंदा बचे या नगीना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? हमारा ध्येय नागद्वीप पर नहीं, समय पर राज करना है। अपना मकसद पूरा होने पर हम नागद्वीप का राज तुम्हें सौंप देंगे बिसंधर। कमाल है, मैं तुम दोनों को अब नाम भी अभी तक नहीं जानता और तुम दोनों मुझे राजपाट सौंप दे रहे हो। चलो, मैं तुमको दिखाता हूँ मणिराज की समाधि। और महानगर में मुझे यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। पूरे घर की छानबीन करनी चाहिए। शायद कहीं पर ऐसा कोई सुराग मिल जाए जो मुझे भारती और बेदाचारी का पता दे सके। तभी, अरे, घर के बाहर तैनात जासूस सर मानसिक संकेत भेज रहा है। कोई घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जो भी है उसका इस तिलस्मी घर में घुसना तो दूर, अंदर कदम तक रख पाना मुश्किल है। अरे, वो शख्स तो खिड़की तक पहुंच गया है। असंभव, ये तो तभी हो सकता है जब तिलस्मी घुसने वाले की अतिथि के रूप में पहचान कर ले। ऐसा कौन हो सकता है जो इस घर में अतिथि रह चुका है? अभी देखता हूँ। अगले ही पल अतिथि अपने आप अंदर आ गिरा। बिसर्पी, तुम यहाँ पर कैसे? और तुम घायल कैसे हो गई? किसने किया है ऐसा दुस्साहस? दुस्साहस तो तू करेगा नागराज, बिसर्पी को बचाने की चेष्टा करके। छोड़ दे इसे और नागद्वीप की सम्राज्ञी नगीना के आदेशानुसार मुझे इसे मृत्युदंड देने दे, वरना राज आज्ञा के उल्लंघन के आरोप में मैं तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। सम्राज्ञी नगीना, मृत्युदंड? महात्मा कालदूत, ये क्या कर रहे हैं बिसर्पी? और वहां से दूर, तू केतुकी की शक्ति को नहीं जानता वेदाचार्य। तेरे अंदर 50 हाथियों का बल है। तेरे रुद्राक्ष प्राणी को मेरा एक ही बार रुद्राक्ष के मनकों को बिखेर देगा। धड़ाक। रुद्राक्ष के सामने 50 तो क्या, 100 हाथियों का बल भी बेकार है केतुकी। तो जितना प्रतिरोध करेगा तुझे उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। तड़ 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 तड़। वेदाचार्य रुद्राक्ष प्राणी को पूरी प्रयोगशाला में फैले तिलस्मी नाशक यंत्रों के पास फटकने तक नहीं दे रहे थे। ताड़। और इस कारण केतुकी रुद्राक्ष प्राणी पर हावी नहीं हो पा रहा था। लेकिन वेदाचार्य ये नहीं जानते थे कि कुछ यंत्र गुप्त तरीके से भी प्रयोगशाला में लगे हुए थे। रोशनी की किरणें एक यंत्र का निर्माण करने लगी। तिलस्मी नाशक यंत्र की कैद में आते ही रुद्राक्ष प्राणी के रुद्राक्ष बिखरने लगे। ओ, रुद्राक्ष नष्ट हो रहा है। ये मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर ये हार गया तो अग्रज फिर से आ धमकेगा और ये मैं कतई नहीं चाहता। क्या करूं? इस तिलस्मी नाशक यंत्र को नष्ट करने वाला तिलस्मी मैं बना सकता हूं, लेकिन उसको बनाने के लिए रेखाएं कैसे खींचूंगा? एक रास्ता है। रेखाएं खींचेगा मेरा अंग वस्त्र, मेरा दुपट्टा। दुपट्टा हाथ में आते ही वेदाचार्य ने उसे हवा में एक खास तरीके से घुमाकर फेंका और जमीन पर एक खास आकृति के आकार में गिरे दुपट्टे ने तिलस्मी नाशक यंत्र का असर नष्ट करना शुरू कर दिया। और उससे पहले कि केतुकी इस आश्चर्यजनक घटना से उबर पाता, उस वार ने उसके होशो हवास छीन लिए। तड़ाक। शाबाश, अब हमारे बंधन को तोड़कर हमको आज़ाद करो रुद्राक्ष। उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम दोबारा माला के रूप में आ सकते हो। वेदाचार्य और भारती के बंधन तोड़कर रुद्राक्ष फिर माला के रूप में परिवर्तित हो गया। आह, क्या हुआ था दादाजी? हम आज़ाद कैसे हो गए? बताता हूँ भारती, अभी बताता हूँ। अग्रज, मैं जीत गया और तुम हार गए। अब दोबारा कभी सामने मत आना। ये अग्रज कौन है? कोई नहीं। अब हमको तुरंत नागराज से संपर्क करना है, क्योंकि सिर्फ वही नागपाशा और गुरुदेव को त्रिफन्ना पाने से रोक सकता है। रहस्यमय अग्रज के बारे में हम भविष्य में कभी बात करेंगे। फिलहाल तो हमको पहुंचना है महानगर के उस हिस्से में।
जहां पर एक महायुद्ध छिड़ने वाला है। ओ, यानी ये सब नगीना की योजना है। मरने तो तुमको मैं वैसे भी नहीं देता बिसर्पी, लेकिन ये जानने के बाद तो तुमको तुम्हारा जीवित रहना और भी ज़्यादा आवश्यक हो गया है। चाहे मेरी जान चली जाए, परंतु मैं महात्मा कालदूत को तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुंचने दूंगा। मुझे अपनी नहीं, नागद्वीप की चिंता है नागराज। अगर नगीना के हाथों में राजदंड आ गया और महात्मा कालदूत पे उसके गुलाम बने रहें तो वो सम्राज्ञी की शक्तियां पाकर पूरी दुनिया में उत्पात मचा देगी। घबराओ मत बिसर्पी, नगीना को महात्मा कालदूत ही रोकेंगे और इनको रोकूंगा मैं। खच। अब ना तो तू बचेगा नागराज और ना ही बिसर्पी। बिसर्पी बचेगी महात्मा। मैं आपके सिर पर इसकी हत्या का पाप नहीं चढ़ने दूंगा। नागराज की फुंकार से कालदूत तिलमिला उठे और नागराज को इस हरकत का नतीजा भुगतना पड़ा। धप। नागराज दीवार से जा चिपका। ओह, अद्भुत है ये त्रिशूल। मेरी इच्छाधारी रूप भी इसके पार नहीं जा पा रहा है। अब पहले बिसर्पी मरेगी नागराज और फिर तू। मुझे बिसर्पी को बचाना होगा, लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति है जो महात्मा कालदूत के वारों को रोक सके। हाँ, एक चीज़ है ऐसी, देव कालजयी द्वारा मुझे दिए गए विशेष नागफणी सर्प। कुछ ही पलों के बाद बिसर्पी एक विशेष सुरक्षा कवच में थी। ले और मर। ये क्या? चिरचला सर्प जाल के पार नहीं जा पा रहा है। क्यों? ओह, ये सर्प नागफणी सर्प हैं, देव कालजयी की शक्तियों से युक्त, इसलिए ये मेरे चिरचला को रोक पा रहे हैं। अब बिसर्पी के स्थान पर तुम मरेगा नागराज। तेरी मृत्यु होते ही ये सर्प जाल भी टूट जाएगा और तुझे मारना बहुत आसान है, क्योंकि इस वक्त तुम मक्खी की तरह दीवार से चिपका हुआ है। दीवार के जिस भाग से मैं चिपका हुआ हूँ वो ज़्यादा देर तक बाकी दीवार के साथ नहीं रहेगा महात्मन। अब मुझे मारना आसान नहीं है महात्मन। कड़ाक। नहीं है नागराज, परंतु तुझे बिसर्पी को मुझे सौंपना ही पड़ेगा, वरना जिस दुनिया के लिए तू नगीना का सिंहासन त्यागा था उसी दुनिया को मैं शमशान बना दूंगा। नहीं नागराज, परंतु तुझे बिसर्पी को मुझे सौंपना ही पड़ेगा, वरना जिस दुनिया के लिए तूने नागदेव का सिंहासन त्यागा था उसी दुनिया को मैं शमशान बना दूंगा और इसके वासियों को मुर्दा। तड़ाक। मैं पूरे नगर के वातावरण को जहरीला बना दूंगा। सारे मानव तड़प तड़प कर मरेंगे। अब इनकी जिंदगी तेरे हाथों में है। या बिसर्पी की जान दे दो या इस नगरवासियों की। मैं आपके जहर को वातावरण में फैलने नहीं दूंगा। मैं अपने मुंह से जहरीली हवा खींचकर नाक से शुद्ध हवा छोड़ता रहूंगा। अगर हवा नहीं मारेगी तो पानी मारेगा नागराज। चिरचला जमीन को अंदर तक चीरता चला गया और पानी की एक मोटी धार उबल पड़ी। हिंदुस्तान के बाकी नगरों की तरह महानगर का सीवर सिस्टम भी ज़्यादा बोझ सहने का आदी नहीं था। पानी के भरने की गति ज़्यादा थी और निकलने की कम। देखते ही देखते पानी का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच गया। ओह, बिसर्पी पानी में डूब सकती है। उसे सर्प जाल से निकालना पड़ेगा। अब बिसर्पी को कैसे बचाएगा नागराज? बिसर्पी को हम बचाएंगे। आप? हाँ नागराज, हम आ गए हैं। बिसर्पी को मैं तिलस्म में सुरक्षित रखूंगा। तुम कालदूत को रोको। आओ दीदी, जरा संभल कर। नागराज तुरंत डुबकी लगा गया। सबसे पहले तो पानी को भरने से रोकना होगा, वरना कई जाने खतरे में पड़ जाएंगी। मैं पानी का निकलना तो फिलहाल नहीं रोक सकता, लेकिन इसका रुख ज़रूर मोड़ सकता हूँ। सर्पसेना बाहर निकलकर एक मोटे पाइप का आकार लेने लगी और उस सर्प पाइप ने उस छेद का मुंह पूरी तरह से ढक लिया। समुद्र यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं सर्प पाइप को समुद्र तक पहुँचा दूंगा, फिर यह सारा पानी यहाँ भरने के बजाय समुद्र में गिरेगा। शहर में भरा हुआ पानी जल्द ही सीवर के रास्ते बाहर निकल गया, लेकिन इस असफलता ने कालदूत के गुस्से को और भड़का दिया। अब तो जीवित नहीं बचेगा। हम तुझे फांसी देंगे, फांसी। कालसर्पी के बंधन में भी मैं इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। एक बार मेरे नागफनी सर्पों ने कालसर्पी का मुकाबला किया था, लेकिन इस बार ये विशाला के अधीन थी। इस बार ऐसा करना संभव नहीं होगा। मेरे वार भी इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। ये मेरी गर्दन तोड़ दे रही है। इसके शिकंजे को जल्द ही तोड़ना होगा। शीतनाग कुमार, बाहर आकर कालसर्पी पर शीत फुकार छोड़ो जल्दी। फू।
मेरा ख्याल सही निकला। अत्यधिक कम तापमान में अधिकतर वस्तुएं नमक के ढेले की तरह भंगुर हो जाती है, यानी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाती है। त्रिशूल और कालसर्पी से बच गया, अब चिरचला का वार झेल कर दिखा। आह! चिरचला नागराज को चीरता चला गया। नागराज, महात्मा कालदूत के शरीर में धंसा हुआ अंकुश निकाल दो, फिर ये लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यही करना चाहता हूँ बिसर्पी, लेकिन वो अंकुश कहीं नजर नहीं आ रहा है। बिना देखे उसको कैसे निकालूं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि अंकुश इनके शरीर के किस भाग में धंसा है। ओह, एक तरीका है बिसर्पी। अगले ही पल नागराज एक तरफ लपका। भाग रहा है नागराज, भाग भाग। तेरी अनुपस्थिति में मैं बिसर्पी की जान आराम से निकाल सकूंगा। ये काम आप वेदाचार्य को लाश में बदलने के बाद ही कर सकते हैं महात्मान। वेदाचार्य और कालदूत में टकराव की नौबत नहीं आई, क्योंकि नागराज ने वापस आने में देर नहीं की थी। तो फिर से मरने आ गया नागराज, और इस बार तो पीछे से वार करना चाहता है। मैं आपको नगीना की दास्ता से मुक्त करना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं ये मेटल डिटेक्टर साथ लेकर आया हूँ। अंकुश धातु का है, और धातु को ये धातु खोजक तुरंत ढूंढ सकता है। मिल गया, अंकुश पूंछ में धंसा है। मैं इसको अपने सूक्ष्म सर्पों द्वारा ढककर इसका संपर्क महात्मा के शरीर से काट दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने यक्ष राक्षस गरलगंड के साथ किया था। अरे, वार बेअसर रहा। तेरे सर्प मेरे शरीर में प्रवेश करते ही गल रहे हैं। चूहे बिल्ली का खेल बहुत हो गया नागराज। अब मैं तेरी जिंदगी के अध्याय को समाप्त करता हूँ। इस कुंडली की चक्कर ने मेरी कुछ पसलियां तोड़ दी हैं। जल्द ही मेरे बदन की हर एक हड्डी चूड़े में बदल जाएगी। और वहां से दूर नागद्वीप में ये क्या कर रहे हैं गुरुदेव? आपने राजा मणिराज की भस्म, मेरी त्वचा और अपने रसायनों के मिश्रण को इस अनोखे यंत्र में क्यों रखा है? क्या होगा इसमें? इसमें से जो कुछ बनेगा नागपासा, वो तुझे नागद्वीप का सम्राट बना देगा, और फिर तुझे अपने आप ही मिल जाएगा त्रिफन्ना। षड्यंत्र गहराता जा रहा है, और इस षड्यंत्र को रोक सकने वाला एकमात्र इंसान उस कालदूत से जूझ रहा है, जिससे मौत भी हार मान चुकी है। क्या करेगा नागपासा, क्या करेगी नगीना, और क्या करेगा नागराज? इंतजार कीजिए त्रिफन्ना का। तो मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स त्रिफन्ना में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो चलिए इसके कुछ एडवर्टाइजिंग को देख लेते हैं। राजा विकास मोहन, तुझे महारानी मोहिनी को मारकर विकासनगर का भोकाल बनेगा राजा। राज कॉमिक्स में तंत्र एवं तलवार के धनी भोकाल का रोमांचक विशेषांक। आज नशा करके मस्त है कोबी, आज जंगल में मचेगा हुड़दंग। राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का रोमांचक विशेषांक। आवाज का बादशाह ध्वनिराज फिर आया और साथ में ध्रुव की मौत को लाया। मेरी लोडी तुझे तब तक सुलाए रखेगी ध्रुव, जब तक तू हमेशा के लिए सो नहीं जाता। इसके बाद तेरे कान हमेशा सिर्फ एक ही आवाज़ सुनेंगे, मौत की आवाज़, यानी काल ध्वनि। राज कॉमिक्स में पेश करते हैं एक चीखता हुआ कॉमिक विशेषांक जो आपके दिमाग के पर्दे फाड़ देगा। त्रिफन्ना की मदद से मैं तुमको भविष्य के उस समय में ले आया हूँ जहाँ पर तू बूढ़ा और अशक्त हो गया है नागराज। अब तेरे मरने का समय नज़दीक आ गया है। तेरे मरने के बाद भूत, भविष्य और वर्तमान कालों पर राज करेगा नागपासा, क्योंकि उसके पास है त्रिफन्ना। बूढ़ा नागराज और अमर युवा नागपासा। उम्मीद है सिर्फ एक कालदूत की तीसरी शक्ति विस्या। समय की तीनों धाराओं का संगम कराता एक अद्भुत विशेषांक त्रिफन्ना।